चोर चोर की गर्दान ने हमें भूखा मार दिया है इस मुल्क के बाद। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं या किसी फॉरेनर से मिले तो वो कसम खा के मैं आपको कहता हूं, वो आपको फौरन पूछेगा कि आप किसी चोर कंट्री से हैं, क्योंकि हमारी लीडरशिप जाके चीखती है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़े शर्म की बात है। हमने नुकसान उठा लिया, उठाने के बाद अब हम फिर लॉन्ग मार्च से, आपको पता है इस टाइम कराची के अंदर से लेके इस्लामाबाद तक लोग बिजनेस में पैसा लगाते हुए डर रहे हैं, मालूम नहीं क्या होगा, लॉन्ग मार्च कहां तक जाता है, सियासत क्या करेगी, हमारी मईशत खत्म हो रही है। हमारा ये सबसे बड़ा फिनोमिना है जिसके ऊपर हमारे सियासतदान नहीं सोच, शायद उनके घर के पेट भरे में, उनके घर में खाने को मौजूद है या उनको कहीं से मिल जाता है, हमारे पास नहीं है। मैं आम एक पब्लिक के साथ उठता बैठता हूं, मुझे मालूम है कि हमारी पब्लिक के साथ जब एक इलेक्शन या इस तरह की कोई भी चेंजिंग आती है तो हमारे यहाँ कारोबार पे बहुत तेजी से इफेक्ट आता है। अब देखिए इन चल कोरोना के बाद हमारे पास वैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहा था, फॉरेनर नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई थी। फिर उसके बाद अब आप आके उठा के इसको देख लें, अब इलेक्शन के बाद जब इन हाउस तब्दीलियां रोज हो जा रही हैं, असम्बलियां फिट नहीं हो, कभी देखें कोई प्रॉब्लम हो रहा। फिर दूसरी बात ये, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू जो है एक कलम के सिपाही के हवाले से है और जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से, जो इमरान खान ने शुरू किया हुआ है लॉन्ग मार्च। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ जुमेरात को उन्हें सुपर्द खाक किया गया। लाखों करोड़ों लोग उनके नमाज जनाजा में शरीक हुए, बहुत से बड़े बड़े सरबराहान उनके नमाज जनाजा में शरीक हुए, बहुत से सियासी लीडर उनके जनाजे में शरीक थे और कुछ लोग उनके जनाजे में शरीक नहीं थे। तो काफ़ी बस लोगों ने उनके हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। मुल्क के तमाम सरबराहान ने और सियासी जमातों ने अपने अपने बयानात दिए और उनके अहले खाना से ताज़ियत की और अपने अपने हवाले से उनको खराज अक़ीदत भी पेश किया अरशद शरीफ साहब को। लेकिन इनके कत्ल का मामला जो है वो अभी तक हल नहीं हुआ। मुख्तलिफ चेमा गोइयाँ हो रही है, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं उनके हवाले से और कहा जा रहा है कि ये कोई कत्ल है, कोई कह रहा है हादसाती मौत है, इनकी शहादत जो है वो हादसाती है। लेकिन बड़े दुख का इजहार है कि हमारे मुल्क से इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट, इतने बड़े बड़े लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके जो कत्ल का मामला होता है वो हल नहीं नज़र आता, उसका कोई हल नहीं होता है। कुछ अरसे बातें चलती हैं और उसके बाद एक बड़ी धूल उसके ऊपर आ जाती है और कभी कभी उस धूल को हटाया जाए तो कोई चमक होती है, वरना अमूमन यही देखा गया है कि जितने भी हमारे बड़े सरबराहान के कत्ल हुए हैं उनको शहीद किया गया है, उनके कातलों का कभी सुराग मिल नहीं सका है। अब देखना यह है कि अरशद शरीफ के जो हमारे सीनियर एंकर थे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनके कत्ल का ये मामला हल होगा या कि नहीं होगा। लेकिन इस वक्त तमाम हमारी सहाफ़ी बरादरी गमज़दा है और उनके लिए एहतजाज कर रही है और अमूमन हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी उनके से अहले खाना से ताज़ियत की, वज़ीर आज़म साहब ने भी ताज़ियत की और उनकी नमाज जनाजा में फूलों का भी एक तोहफ़ा भिजवाया गया। तो नाज़रीन, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा है साबका वज़ीर आज़म अपोजिशन पार्टी तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है, वो अपना लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और ये लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुँचता है या लॉन्ग मार्च से क्या मामलात हल हो जाते हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, नदीम साहब। नदीम साहब, शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। तो इन मामलात को आप कैसे देखते हैं, किस पैराई में लेके जाएंगे आप?
आसिफ भाई, पहले तो मैं बात करना चाहूंगा अरशद के बारे में। एक है कि हम अगर अरशद शरीफ के कत्ल के साथ सिर्फ एक अरशद शरीफ नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी हमारी कलमकारों की एक तहरीक है जिसको हमने तबाह कर दिया। उसके पीछे एक पूरी फैमिली है, एक पाकिस्तान के अंदर सच बोलने वालों के ऊपर एक तलवार है। आप ये सोचिए कि अगर हम एक सहाफ़ी को, एक एंकर को, या एक ऐसा शख्स जो सच बोल रहा हो, उसको अगर हम गर्दन के ऊपर तलवार रख देंगे तो क्या हमारे आने वाली नस्लें क्या सच बोलने की हिम्मत कर सकेंगी? क्या हम लोग पाकिस्तान बहैसियत एक पाकिस्तानी कौम, क्या हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में मीडिया आज़ाद है? नहीं है। हमारे यहाँ मीडिया के साथ ये ज्यादती इससे पहले भी होती रही और आज भी हो रही है। जी, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं तारिक हसन साहब, एडवाइज़र वज़ीर आला सिंध और सीनियर सियासी रहनुमा। तारिक हसन साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आपके साथ कैसे हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त सियासी जो है सरगर्मियाँ बड़ी सरगर्म हैं और बहुत गर्मा गर्मी सियासी मामलात चल रहे हैं और लॉन्ग मार्च भी इमरान खान साहब ने शुरू कर दिया है। और हमारे एक ये कह लीजिए सियासी से हट के अगर हम बात करें तो हमारे एक सिपाही, कलम के सिपाही अरशद शरीफ साहब का गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि उनका नमाज जनाजा हुआ, तो सर इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सबको बड़ा अफसोस है और मुझे भी बड़ा अफसोस है अरशद शरीफ साहब के साथ जो भी मामला हुए हैं। और अभी तक ये बात तय नहीं है कि उनका कत्ल तो हुआ है, ये तो बात तय है, लेकिन ये पता कि ये साजिश है या कोई इत्तेफाक है। तारिक साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह सियासी रहनुमा हैं और सीनियर बहुत हैं और आपका एक तजर्बा है, आप किस पहराए में सोचेंगे कि बस ये एक सहाफ़ी का कत्ल होना और इतने बड़े एंकर पर्सन का और इतने बड़े सहाफ़ी का कत्ल होना या उसका नागहानी में उसकी मौत का होना और पाकिस्तान से चला जाना, तो आप किस पहराए में इस बात को सोच रहे हैं? देखिए, अरशद शरीफ साहब जो पाकिस्तान से गए तो जो उनको बाहर भेजने वाले हैं उनसे पहले पूछना चाहिए। फिर उनको दुबई से जो पूरी दुनिया को बताया गया कि उनको लंदन भेजा जा रहा है और उनको कीनिया भेज दिया गया। भाई, तो सोचने की बात है आसिफ भाई कि कीनिया से 1 करोड़ दर्जे ज्यादा पाकिस्तान से एक मुल्क है। आपने अगर उनको भिजवाने ही था तो किसी मुल्क में भिजवाते ना। आपने ऐसे मुल्क में उनको भिजवा दिया कि जहाँ पर तो बहुत बड़े माफिया है। सर, मैं समझता हूँ इस साजिश को मेरा काम होना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी हो। आपने कहा इस साजिश को बेनकाब होना चाहिए। सर, हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े सहाफ़ियों का कत्ल हो गया या उनके साथ ऐसे हादसात हो गए। आप देखें ना कि अभी गुज़िश्ता रात को हमारे चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी उठा लिया गया। इतने बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई मौमा हल होता हुआ नजर नहीं आता है। या कभी भी हमने ये नहीं सुना कि हमारे लीडर जो हमारे मुल्क का एक ऐसा लीडर जैसे मोहतरमा शहीद रानी हैं या लियाकत अली खां हैं या इस तरह के और भी लीडर हैं, उनका भी आज तक मौमा हल नहीं हुआ। देखिए, वो बात की आप बात कर रहे हैं 1947-48 की, आप है 2022, अगर कुछ चीजें छुट्टी नहीं है, हर चीज जो है वो पता लग जाती है। तो इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की हाई लेवल कमेटी बनी है और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें कोई 3 साफी भी ऐसे लेवल के उसमें डाल दे ताकि उन सबको पता हो, सीनियर साहब है, और वो भी जाके आके साफी बरादरी को बता सके और वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को जान सके। अच्छा तारिक हसन साहब, इमरान खान साहब ने अब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और इनके लॉन्ग मार्च को आप क्या समझते हैं? क्या लॉन्ग मार्च से हुकूमतें तब्दील हो सकती हैं या कि नहीं? देखिए, मार्च से करना उनका हक है, लेकिन कल जो पिछले काफी दिन से हर काम के जो पाक फौज को बदनाम किया जाता था, पाकिस्तान की तारीख में कल पहली बार पाक फौज के ISI के DG वो टीवी पे आए और उन्होंने मजबूरन सारे वाकयात से हाथ उठाया और सब पर्दा उठाया कि जी ये सब बातें इस तरह है। उसके बाद भी अगर फौज को इन चीजों में घसीटना और फौज के खिलाफ लॉन्ग मार्च पे निकलना, मैं समझता हूँ ये मुल्क के साथ गद्दारी का केस बनता है इमरान खान साहब से। हाँ, तो अवाम को इस वक्त जो है
वो एक अनारकी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सब चीजें खत्म हो जाए। लेकिन आप अपने लॉन्ग मार्च को कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौका भी कर सकते थे। नदीम साहब, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? सर ये मैं पीपल पार्टी वाले हैं, हमारे सियासी भाई हैं, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। बात यह है कि आज से पहले आपने कब मेरा पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, पीपल्स पार्टी एडवाइजर साहब, बात यह है कि हमारे, मैं माजरत आपसे पहले, बात यह है कि एडवाइजर साहब इससे पहले सियासी पार्टी किसने ऐसा ड्रामा नहीं किया। आप नून लीग को उठा के देख लें, आप पीपल पार्टी को उठा के देख लें, जिन्होंने भी फेम हासिल करना होता उन्होंने सबसे पहले हमारी फौज के खिलाफ ही बात की है। ये कोई नया ड्रामा नहीं है। फेम करना हो, अपने आप को मशहूर करना हो, तो सबसे पहले बादशाह सलामत को बुरा भला कहना शुरू कर दो, या तो उठा लिए जाओगे, उठाने के बाद मशहूर हो जाओगे। हमारे लिए बहुत पुराना काम हो गया। मैं यहाँ पे आपकी बात, पहले मैं बात मुकम्मल कर लूं। बात यह है कि जिन्होंने लाया था अब उन्हीं का बच्चा है, वो जिस तरह मर्जी करें। अब उनके अगेंस्ट हो गया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात होगी। मैं एक गैर जानिबदार तज्जियाकार होने की हैसियत से मुझे एक बात बताया, ऐसे चंद साल पहले अगर आप इनकी इमरान खान की हुकूमत से पहले उठा के देखें तो इमरान खान दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था। और यही मीडिया चैनल और यही हमारी जितनी भी थे काउंटर, हमारी एजेंसियां उस वक्त काउंटर नहीं कर रही थी अगर ये गलत था तो। उस वक्त मसला ये, उस वक्त ये सबका लाडला बना था। आज वो सबसे ज्यादा बुरा हो गया। हमारे ISPI के DG साहब ने तमाम चीजों को वाजे कर दिया है और इसी हवाले से तारिक हसन साहब भी कह रहे हैं कि देखिए कि बंद कमरे में आप बैठ के कुछ कहें और जब आप लोगों में जाए तो कुछ कहें। ये बहुत पुराना माजरत, देखिए ये तारिक हसन साहब कुछ कह रहे हैं जी। मुझे पता नहीं है कौन बैठे हैं सामने। नदीम साहब सीनियर हमारे सहाफी हैं। नदीम साहब, नदीम साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात खुद कर दी। अगर ये लोग गलत है और इमरान खान गलत कर रहा है तो ठीक हो गया। अगर सर अमीन और उनमें फर्क क्या रहा? अच्छा तारिक हसन साहब जब देखिए, अच्छा गलत और सही का बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं बात बताऊं कि लोगों के पास ये बड़ा शॉर्टकट है। हमारे यहाँ सियासतदानों का ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट ये है कि अपनी एजेंसी, अपने इदारे और इस तरह की कोई भी बात करके अपने आप को फेम हासिल कर लो। ये हमारा बड़ा आसान सा तरीका है। इस मुल्क की सलामती की जमानत सिर्फ और सिर्फ ये हमारी रेड लाइन, ये कहते हैं हमारी रेड लाइन वो है, हमारी रेड लाइन वो है, हमारी रेड लाइन सिर्फ और सिर्फ पाक फौज है। सही बात है। हमारे कोई भी हो तारिक हसन साहब का यही कहना है कि कोई भी हो, हमारी रेड लाइन हमारी पाक अफवाज को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, जो दिफा कर रही है और जिसके लिए कौम खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है। सर देखिए, मैं आप दोनों के साथ अदब के साथ इख्तिलाफ, थोड़ी बहुत भी कोई बात है तो उनको पंजाब हुकूमत से इस्तीफा देना चाहिए, आसिफ साहब इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमने हर इदारे को रेड लाइन समझ लिया। हर इदारा, हर लोग, हमारी जमहूरियत भी तो रेड लाइन थी। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यह है कि हमने कहा सिर्फ बात यह है कि जिसकी बात सुनी जा रही है, जिसके हाथ में लाठी है, वो हमारी रेड लाइन है। सर बात यह है कि हमारा एक इदारा, हमारी एक जमहूरी इदारा है। हमारे यहाँ जमहूरी इदारे का काम यह है कि वो इस मुल्क की मजाक नहीं उड़ाया सर। मैं देखिए रेड लाइन, आप उसको बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हमारे जमहूरी इदारे भी तो उनकी कोई हैसियत है ना। जमहूरी इदारों के पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी आखिर करने की आर्मी को क्या जरूरत? हमारे फौजी इदारों को जरूरत क्या है कि वो जमहूरियत में घुसे? देखें टेबल टॉप दुनिया का सबसे आसान तरीका है। बिल्कुल फौज पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन मैं फौज के बारे में ये कहता हूं कि कुछ चीजें सर, कुछ काम सिर्फ टेबल पे करने के, कुछ काम हमारी टेबल टॉक के करने के, उसके अंदर मुलाजमत क्यों होती है? लेकिन आसिफ साहब दुनिया में होती है नदीम साहब, लेकिन हमारी फौज हमारे सर का ताज होती है। हमारी कौम नाज करती है पाक फौज पे, हम सब नाज करते हैं अपनी पाक फौज पे, लेकिन इस तरह से अल्फाज बोल देना या इस तरह से फौज को एकदम सियासत में इन्वॉल्व कर लेना, इसी बात की तो तारिक हसन साहब आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आपकी बात की तारीफ करता हूँ। आप बोल रहे हैं तो फिर मैं क्या बोलूंगा? मुझे समझ में नहीं आ रही वो बोल रहे हैं। जी आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, वो बोलना शुरू करते हैं। अच्छा तारिक हसन साहब, इस लॉन्ग मार्च को आप कैसा देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च कब तक चल सकता है? इमरान खान साहब का हक है, मैं उस लॉन्ग मार्च के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। जब कल पाक फौज ने जब बात की, जब तमाम चीजों को आज हम वहां खड़े होकर स्टेज पे
कहने के लिए फलाना जनरल जो जाति कर रहा है, फलाना जनरल जाति कर रहा है। इस तरह अपनी बात, जो काम इंडिया ने नहीं किया, हमारी फौज को बदनाम करने के लिए, हमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जो काम इंडिया नहीं कर सका 80 साल में, वो ये लोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इंडिया को हम वैसे बड़ी मिसालें देते हैं, आज तक किसी इंडियन लीडर ने अपनी फौज का नाम लिया? नहीं सर, कोई नाम नहीं लेता। बात यही है, तभी लेता है, अपनी फौज को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि सियासी शऊर की कमी है? क्या कमी है कि इस तरह से बोल दिया जाता है? हम अपने हिस्से का काम नहीं करते, दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं। अच्छा तारिक हसन साहब, अगर ये जो लॉन्ग मार्च है अगर इसी तरह से वसी होता चला जाएगा, अगर सिंध में भी धरना दिया गया तो सिंध हुकूमत क्या करेगी इस हवाले से? कोई लाहे अमल तैयार किया है आपने? धरना इमरान खान साहब को गैर जमहूरी तरीके से नहीं हटाया। ये पहले वजीर आजम है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जिनको वो नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है भाई? उनको क्या तकलीफ है? को मजबूत होना चाहिए। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, देखिए उनको जो तकलीफ है उनको देखें, हमारे जमहूरियत का उसूल है। इमरान खान साहब की, अगर इमरान खान हटाया गया, जी इमरान खान साहब का एक पूरा स्टाइल है कि वो अपने अलावा किसी और को कुछ समझते नहीं है। ये उनका शुरू से प्रॉब्लम है और उसी की वजह से वो हमेशा नुकसान उठाते हैं इदारों से। अब देखें पाकिस्तान के आवाम को अब दुनिया के सामने जाके नजर झुका के बात करनी पड़ती है, क्योंकि उसने चोर का इतना इमरान खान साहब ने शोर मचा दिया कि अब हमारी आवाम के ऊपर भी लोग बुरी नजर से देखते हैं कि पता नहीं शायद तुम्हारे मुल्क का लीडरशिप चोर है, तो अब तो उन्हें भी घड़ी चोर के नारे लग गए हैं। बात ये कि दूसरी बात यह, अभी फैसल वाडा साहब ने जो तकरीर की थी और जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीजों को कहा और यहां तक कहा कि जी खून रेजी तक बात पहुंच सकती है। तारिक हसन साहब, आप क्या कहेंगे फैसल वाडा साहब की जो प्रेस वाडा साहब की इस बात की 100% तस्दीक करता हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मैं नहीं समझता कि उन्होंने गलत बात की है। जब इस तरह आप लॉन्ग मार्च निकालेंगे, देखिए इमरान खान साहब का सबसे बड़ा क्या नारा था कि मुल्क में 2 कानून नहीं होने चाहिए ना जी, गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून, ये हमेशा से उन्होंने कहा। लेकिन फैसल, ठीक है, फैसल वाडा साहब ने इसकी वजाहत भी की है कि मैं मना कर रहा हूं कि कोई भी तकलीफकारी हो सकती है। आपको इस बात की तरफ लेकर आ रहा हूं, आपने पंजाब का कानून अलग बना दिया, केपी का कानून अलग बना दिया, मरकज का कानून अलग बना दिया। सबसे बड़े जो आप इस बात के दाई बनते हो, सबसे बड़े तो आप 2 कानून तो खुद बना के बैठते हो। जब आपके ऊपर कोई मसला होता है, आप पंजाब या केपी में जाके बैठ जाते हो, आपके लोग वहां जाके बैठ जाते हैं। पंजाब और केपी मरकज के मातहत काम ही नहीं कर रहा। इसी वजह से उन्होंने कहा पंजाब पुलिस मरकज के मातहत नहीं है, केपी पुलिस मरकज के मातहत नहीं है। वो अपनी पूरी फोर्स के साथ आएंगे, इस्लामाबाद पुलिस से टकराएंगे। तो जब आपस में टकराएंगे, जब फोर्सेस आपस में टकराएंगी तो खूनरेजी नहीं होगी तो क्या होगा, मुझे बताए ना। तो इससे अश्तदाद कैसे हुकूमत करेगी? हमारी हुकूमत किस तरह से इसको डिफेंड कर सकती है? क्योंकि वहां पे जो हमारे वजीर दाखिला हैं वो भी मकसद कह रहे हैं कि ये अगर इस्लामाबाद में आए तो हम इनको रोकेंगे, तो ये किस तरह से ये मामला हल होंगे? आपकी समझ में क्या? जिस तरह टाइम पे लोगों से ज्यादा पुलिस की तादाद में मौजूद थी, अगर इतनी पुलिस लेकर ये वहां जाएंगे तो अल्लाह ना करे कोई एक भी जान जाया हो गई तो हमारे मुल्क और हमारे कौम का और हमारे बच्चों का नुकसान होगा। हमारी कौम, हमारे मुल्क, हमारे बच्चों का नुकसान होगा। तारिक हसन साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि इस वक्त आप बड़े मसरूफ हैं, जाहिर है बहुत सी आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना वक्त दिया। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। तारिक हसन साहब, सीनियर सियासी रहनुमा, एडवाइजर टू सीएम, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। उन्होंने कहा अगर इसी तरह से एहतजाज रहा और इसके अंदर
कोई ऐसी बात नहीं, अगर कोई अमन रहा तो ये एहतजाज अपने पाए तकमील तक पहुंच सकता है, और कब तक पहुंचेगा इस पर भी हम आगे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कोई ऐसी बात ना हो, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम इस डिप्रेशन का शिकार है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। जी आप क्या कहेंगे? देखिए, हादसा तो ऐसे है कि इतने बड़े मुजाहरों में हो ही जाते हैं, जमहूरी हक है, जमहूरियत के अंदर जब आप कुछ लेने निकलते हैं तो कोई ना कोई नुकसान तो होता है, लेकिन ये कि काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इदारे, हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ अलमिया होने का चांस लग रहा है। जब हमारे इदारे एक आवाज दे रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो, लेकिन थोड़ा डिप्रेशन लेवल हाई है इस टाइम। लेकिन आप ये देखते हैं कि जो वहाँ पे मतलब लॉन्ग मार्च है उसमें आवाम मतलब बढ़ चढ़ के शरीक हो रही है। देखिए, शिरकत तो देखें उनका इस टाइम वोट बैंक बहुत अच्छा है। इमरान खान का इस टाइम अगर देखा जाए तो इस वक्त उनका मेयार थोड़ा सा ऊंचा है लोगों के हिसाब से, इनकी थोड़ी लोग इस टाइम फेम कंडीशन में है, तो उसके ऊपर ऐसा कोई बात नहीं है कि अच्छा, इससे पहले भी एहतजाज हुआ था हुकूमत के खिलाफ, और बड़ा तवील एहतजाज हुआ था, 123 दिन कितने दिन वो बैठे थे, तो जब भी तो मामला हल नहीं हुआ था। क्या एहतजाजों से अवाम को सहूलियात मिल सकती हैं, या अवाम को क्या फायदा है इससे? अवाम को तो तकलीफ है। असल में देखिए, मैं आपको पता हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि हमारे पास अवामी खिदमत के लिए या कोई अवामी मसाइल के ऊपर हमारे पास लॉन्ग मार्च नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ इक़्तिदार की तब्दीली का लॉन्ग मार्च हमारे पास मौजूद है, और बदकिस्मती ये है कि हमारी हम लोग भी समझ लेते हैं कि शायद ये हुकूमत आ जाएगी तो हमारी बका की जंग है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा होता नहीं है। मुझे तो नहीं आज याद पड़ता कि किसी भी सियासी हुकूमत ने कभी महंगाई के लिए, कभी अवाम के मसाइल के लिए, कभी किसी गरीब की गुर्बत दूर करने के लिए। आपने एक बात की, इस वक्त हम जितने भी जलसे इमरान खान के देख रहे हैं उसमें दो ही बातें हैं, करप्शन, करप्ट हैं। अवाम के लिए कोई बात नहीं की जा रही। जो महंगाई है, जो अभी पेट्रोल जो महंगा हो रहा है इसके हवाले से, या बिजली के बिलों के हवाले से। यही मेरा इख्तलाफ है। मैं यही तो आपसे कहता हूं कि हमारी अवाम जमहूरियत को कुछ तो समझी, लेकिन वो जमहूरियत को शायद हुकूमत की तब्दीली का जरिया समझती है। लेकिन हम एहतजाज, हमारा कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी अवाम के लिए हो। मुझे तो आज तक याद ही नहीं पड़ता, मैं आपसे वही तो बात कर रहा हूँ कि किसी एक शख्स को भी याद नहीं पड़ता जिसने अवाम के लिए लॉन्ग मार्च किया हो, जिसने अवाम के लिए एहतजाज किया हो। आप दूध की कीमतें जाके देख लें, आप इस टाइम ग्रोसरी देख लें, आप मुर्गी गोश्त की कीमत देख लें कि आम पब्लिक की। लेकिन इमरान खान साहब इस तरफ क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखिए, उनका ख्याल ये है कि मैं पूरी मशीनरी की चाबी अपने हाथ ले लूं और जो गाड़ी मेरा दिल चाहेगा मैं स्टार्ट करूं और जिस तरह चाहूं मैं उसको ड्राइव करूं। ऐसा मुमकिन नहीं है। कई दफा आपको आम पब्लिक के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा, बजाते खुद 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत को हमने देखा, फिर मैं केपीके की पिछली हुकूमत को भी देखता हूं, उधर भी इनकी अच्छी खासे अरसे से हुकूमत है, लेकिन मुझे कोई अवामी रिलीफ ऐसी नजर नहीं आई, सवाए एक यूं समझ लें कि हमारे पास गोरख धंधे कागज के ऊपर में पेश कर दिया जाए, जीडीपी यूं हो गया, जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। हमने अपनी आंखों से देखा कि अवाम को खाने को नहीं मिल रहा, अवाम भूखी मर रही है, हर चीज की कीमत बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, बस यही अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी इमरान खान के, मुझे समझ नहीं आ रही अवाम के पीछे, लोग इनके पीछे, इमरान खान के पीछे क्यों जा रहे हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि अब बस ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये क्योंकि वजीर आजम है, इस वक्त कोई लोगों को रिलीफ दे सकते हैं? अवामी रिलीफ अगर नून लीग की हुकूमत देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतर रिलीफ मिली थी। अच्छा, एक हुकूमत को कंटिन्यू काम करने दिया जाता तो मेरा ख्याल है काफी रिलीफ आ जाती है। अब इमरान खान को अगर मेरे ख्याल में 5 साल पूरे करने दे तो देख लेते। अब उनकी हुकूमत गिरा के, मैं तो समझता हूँ ये सारी सियासी पार्टियों ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि अगर इन सारी हुकूमतों को चलने देते, 5 साल इमरान खान को देख लेते पूरे का, वो अगले 1.5 साल तो रह गए थे, इलेक्शन का साल था, देख लेते, पता चल जाता कि फिर उसके बाद अवाम क्या करता। अब बिना जरूरत का हीरो भी बना दिया, और अब अगर वो दोबारा मुसल्लत हो गया तो फिर हमें 3 साल 4 साल फिर इनको सहना पड़ेगा। देखते हैं फिर 3 साल बाद वो क्या रिलीफ लेते हैं। अभी तो इनके पास बहाना था कि जी 70 साल का, हालांकि 90 दिन का बहाना भी, 90 दिन का भी इन्होंने हमें कहा था कि 90 दिन के अंदर हम ये कर देंगे। हमने तो नहीं कहा था कि इमरान खान 90 दिन में या 50 दिन के अंदर पूरी दुनिया को तब्दील कर देगा। 90 दिन उसके बाद चले 90 दिन, फिर इन्होंने कहा कि जी आपका 70 साल का वो है, गंद डाला हुआ, हम उसको ठीक कैसे कर देंगे। अच्छा, अब जिस तरह से इमरान खान साहब के जो केसेस आए हैं, इसके हवाले से आप क्या देखते हैं? क्या नाअहल करार दे दिए गए या क्या है मसला? ये सिर्फ इसी मियाद तक है कि जब तक के इलेक्शन नहीं होते, जब तक नाअहल है, उसके बाद फिर दोबारा से? देखिए आसिफ भाई, बात यह है कि हमारे यहाँ सियासत बड़ी गंदी हो गई है पाकिस्तान की।
मुझे नवाज शरीफ का दौर भी याद है, जब 88 में नवाज शरीफ आ रहा था, उस वक्त इनके ऊपर साइकिल चोरी का भी एक केस बना था। तो ये हमारे यहाँ सियासी किस्म के केस बनते हैं, ये एक दूसरे को बदनाम करने के लिए या फिर फेम दिलाने के लिए भी करते थे। तो ये लोग क्या कहते हैं जी, हमारा इस बंदा इतना बड़ा लीडर है जी, इसने तो साइकिल चोरी की है। लेकिन ये कहाँ की बात है कि एक सियासी लीडर जिस तरह से हमारी ISPR के DG साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर तरह की वजाहत को कर दिया, तो ये तो जेब नहीं देता किसी भी सियासी पार्टी को, किसी की भी। मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रहा, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, या काफ की बात नहीं कर रहा, मैं बात ऑल पाकिस्तान कर रहा हूँ कि देखिए आप अपने मुल्क की बका और अपनी सलामती के लिए तो इस तरह की बातें नहीं कीजिए ना, जिस तरह से उनको वजाहत करना पड़ जाए। देखिए आसिफ भाई, बहुत सारी चीज़ें बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, उसमें भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। हमारे यहाँ ये पुराना सियासतदानों का सलूब है कि वो इंडोर और बैकडोर कुछ और कह रहे होते हैं और बाहर आके कुछ और कह रहे होते हैं। ये एक हमारी सियासत का एक हिस्सा बन गया है। तो अब लेकिन ये कि मैं इस बारे में मैं ये ज़रूर करूँगा कि हमारे जो दिफाई इदारे हैं या जो हमारे बड़े स्टेक होल्डर एस्टेब्लिशमेंट है, उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना और इस तरह की बात करना, मैं इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि ये हमारी बहुत सारी सालमियात की बहुत सारे राज हैं जो हम लोग नहीं खोल सकते। इसके लिए आप सियासी मंच मौजूद है, आपके पास असम्बली मौजूद थी। मेरा तो पहले इख्तलाफ इमरान खान से यही था कि वो पहली तो बात ये असम्बली से निकलना ही उनका गलत था। मुझे ये फैसले पे गलती कि क्या आप इन हाउस तब्दीली, अभी आप देखें बरतानिया के अंदर जाके देखें किस तरीके से उन्होंने, वजीर आजम ने खुद 6 हफ्ते बाद रिजाइन कर दिया। उसने कहा कि मैं ये नहीं चला सकती। इन हाउस तब्दीली हुई, दूसरे वजीर आजम आ गए। तो हमारे यहाँ ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा किसी को इन हाउस तब्दील किया गया होने के बाद एक अच्छा तरीका था, आप बैठ के आप अपने फ्लोर पे बैठ के आप बहस कर लेते, वहां लड़ भी लेते। आपके लिए वो बनाए इसीलिए। लेकिन अच्छा, एक बात और है कि असम्बलियों से इस्तीफे भी तो नहीं दिए असम्बली में। यही तो मुझे इख्तलाफ है। देखें, अपनी खुशनुदी के लिए या आवाम को सड़कों के ऊपर ला के मरवाद देने से बेहतर ये था कि हमने आपको एक असम्बली दी तो थी, हमने अपने पैसों से, अपनी टैक्स के पैसे से हमने आपको वजीर आजम बनाया। हमने लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया गवर्नमेंट का खर्च होता है इलेक्शन के ऊपर, वो करके हमने आपको असम्बली में बिठा दिया। अब असम्बली के बेंच पे आप लड़ लें, आप इन हाउस तब्दीली होती है होने दे तो क्या मसला है, आप दोबारा अपने आप को दुरुस्त कर लें। आपने अब आप एक बात बताइए, पिछले चंद दिनों के बाद जन अरसे से आप मुझे अंदाजा कीजिए, गालबन मेरे साथ में 6 महीने हो गए, 6 महीने से कोई एक ऐसा काम बताएं जो अवाम की आवाज कोई पहुंची हो, असम्बली के फ्लोर पे कोई आपको ऐसा बिल पास किया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिस गिरा कदर सवा एक ट्रांसजेंडर का बिल पास कर दिया पकड़ के, कोई ऐसा नजर नहीं आता। नजर नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए कि अगर कौम को कोई फायदा हो या एक गरीब आदमी को कोई फायदा हो, मुझे तो कोई फायदा नहीं। कोरोना की तकलीफ काट ली हमने, इसके अलावा मैशत का हमने नुकसान उठा लिया। उठाने के बाद अब हम फिर लॉन्ग मार्च से, आपको पता है इस टाइम कराची के अंदर से लेके इस्लामाबाद तक लोग बिजनेस में पैसा लगाते हुए डर रहे हैं, मालूम नहीं क्या होगा, लॉन्ग मार्च कहां तक जाता है, सियासत क्या करेगी, हमारी मईशत खत्म हो रही है। हमारा ये सबसे बड़ा फिनोमिना जिसके ऊपर हमारे सियासतदान नहीं समझ, शायद उनके घर के पेट भरे में, उनके घर में खाने को मौजूद है या उनको कहीं से मिल जाता है, हमारे पास नहीं है। मैं आम एक पब्लिक के साथ उठता बैठता हूं, मुझे मालूम है कि हमारी पब्लिक के साथ जब एक इलेक्शन या इस तरह की कोई भी चेंजिंग आती है तो हमारे यहाँ कारोबार पे बहुत तेजी से इफेक्ट आता है। अब देखिए, इन चंद कोरोना के बाद हमारे पास वैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहा था, फॉरेनर नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई थी। फिर उसके बाद अब आप आके उठा के इसको देख लें, अब इलेक्शन के बाद जब इन हाउस तब्दीलियां रोज हुई जा रही हैं, असम्बलियां फिट नहीं हो, कभी देखें कोई प्रॉब्लम हो रहा। फिर दूसरी बात ये चोर की गर्दान ने हमें भूखा मार दिया है इस मुल्क के बाद। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं या किसी फॉरेनर से मिले तो वो कसम खा के मैं आपको कहता हूं, आपको फौरन पूछेगा कि आप किसी चोर कंट्री से हैं, क्योंकि हमारी लीडरशिप जाके चीखती है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़े शर्म की बात है। और मजीद हम आगे बात करेंगे लॉन्ग मार्च, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च चल रहा है उसके हवाले से बात करेंगे, और ये भी बात नदीम साहब से जानने की हम कोशिश करेंगे, क्या इलेक्शन की तारीख इस लॉन्ग मार्च से ऐलान हो जाएगी या कि नहीं। ब्रेक के बाद जी हमारी बात हो रही है नदीम साहब से। नदीम साहब, इलेक्शन की तारीख इस लॉन्ग मार्च से इमरान खान साहब को मिल सकती है? देखिए, जो वो मफादात या जो फायदे उठाना चाह रहे हैं मुमकिन है, लेकिन एक बात बताऊं, अभी तक तो लॉन्ग मार्च की जो कंडीशन नजर आ रही है उसमें अवामी राय बहुत है।
इससे मुमकिन है कि कोई उनको अपना जो उनका एजेंडा है, जो उनकी अपनी काम है, वो कि हुकूमत को हो सकता है झुका लें अपनी तरफ? नहीं, हम दो तरफ देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमारे ISPR DG साहब ने जो कहा वो कौम ने सुना, पूरी कौम ने सुना, ठीक है। और दूसरी तरफ ये लॉन्ग मार्च है और ये तारीख लेना चाहते हैं। तो इन दोनों अगर चीज़ों को मद्देनजर रखें तो क्या इलेक्शन मुमकिन है कि उसकी तारीख मिल जाए? अब ये बात आपने बड़ा अहम सवाल किया। देखें, ISPR ने अपनी सच्चाई बता दी, लेकिन आप आवाम के जहन को कैसे तब्दील करेंगे? जब आवाम पसंद कर रही है इमरान खान को या उनकी पार्टी को या तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, अगर उसको एज ए जमहूरियत की नजर से देखेंगे तो उनके बयानिए को अगर आवाम अडॉप्ट कर लेती है तो आप कैसे रोक सकते हैं? मुझे याद है मिसाक जमहूरियत के ऊपर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से किसी ने सवाल पूछा था कि मोहतरमा क्या आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अब बैन करेंगी? तो उसने कहा कि मोहतरमा का ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी। उसने कहा अगर मैं अपनी तरफ से मैं कैसे बैन कर दूं? अगर मेरी आवाम चाहेगी, अगर कराची की आवाम कहेगी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक दहशतगर्द या गलत जमात है तो मैं इसको बैन कर दूंगी। बात यह आसिफ साहब, ISPR कौन होता है इस बात को रोकने वाला? हमारे इन हाउस तब्दीली का तरीका ही यही है कि अगर आपके पास एक मखसूस अवामी राय आ जाती है और वो इसके ऊपर कह देते हैं कि हमें ये हुकूमत कबूल है, तो आप और मैं रोकने वाले नहीं। ISPR भी नहीं रोक सकती। अभी तक जो लॉन्ग मार्च की कंडीशन नजर आ रही है उससे लगता है कि बहुत बड़ा होगा और मुमकिन है कि खुदा ना खास्ता कोई सानेहा, अल्लाह ना करे मेरी जुबान फिर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह से दुआ है कि ये पुरअमन एहतजाज हो। लेकिन दोनों तरफ सोचना है, हो जाए। मौजूदा हुकूमत को भी सोचना है और जो अपोजिशन में इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उनको भी सोचना है कि इस मुल्क का, इस कौम का कोई ऐसा नुकसान ना हो, बल्कि एक पत्ता भी ना टूटे, एक छोटा सा दरख्त भी ना टूटे। लेकिन हम जलसों के बाद देखते हैं जब ये लॉन्ग मार्च खत्म हो जाता है या जहां से वो रैली निकल रही होती है वहां पे गंदगी भी बहुत होती है, उसको देखने वाला भी कोई नहीं होता है। और फिर दूसरी बात ये है कि लॉन्ग मार्च क्या मेरी समझ में ये लाना चाहता हूं कि लॉन्ग मार्च ही एक हल है। देखिए आसिफ साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो महज़िब कौमें हैं उन्होंने एक लड़ने के लिए एक बेंच बना लिया, एक जगह बना ली कि वहां आप अपना एक नुमाइंदा हमारे पास भेज दें, वो आपके हकूक के लिए लड़ ले। मैंने आपको कहा ना कि हमें जमहूरियत जरा समझ देर से आ रही है। हमारे यहाँ जब पहली बरतानिया की जमहूरियत आई थी उन्होंने सबसे ज्यादा सब फ्यूडल्स आ गए थे, सब पैसे वाले लोग आ गए थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं इसको रिफॉर्म करते जाए। फिर हमें लोगों को समझ में आना शुरू हुआ। अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, या यूं समझ लें कि हम लोगों को आदत हो गई है कि हमें सड़कों पे पथराव से और लाठी गोली के साथ हमें जमहूरियत तब्दील करनी पड़ती है। हमें यहाँ इन हाउस तब्दीली का आइडिया ही नहीं। अभी देखें फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर इन हाउस तब्दीली आई है, ये एक अच्छा साइन था, मुझे पसंद आया। लेकिन मुझे इख्तलाफ इमरान खान साहब से आता है कि वो अपनी जगह पे बैठे रहते, सियासत में अमली उधर अपनी बेंच के ऊपर अपनी सियासत करते रहते, वो भी अपना काम करते। ये अच्छा नहीं था कि अगर ये इस्तीफे दे देते तो ये हुकूमत तो वैसे ही चली जाती। देखिए पेशावर में या और कई जगह, एक सिंध को छोड़ के पंजाब में भी तकरीबन वजीर आला इन्हीं के हैं, तो अगर ये इस्तीफे दे देते असल में इनको आइडिया था कि हमारी जो है ना निशाने की सियासत होगी, कोई हमें अब एक हुकूमत है तो चलो हम कहीं ना कहीं बच के बैठ जाएंगे। हमारे यहाँ भी फौरी तौर पे रिएक्शन आता है, दूसरी सियासी पार्टियां जब आ जाती हैं तो सियासत एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं, किसी पे केस बना दिया, किसी को अंदर कर दिया। तो इनको भी आइडिया था, इन्होंने कहा चलो सुबह से चिमटे भी रहो और साथ साथ पॉलिटिक्स भी करते रहो, रिजाइन भी ना दो। तो ये कि लड्डू दोनों हाथ में रखने की आदत है हमारे यहाँ सियासतदानों को, एक हाथ में लड्डू रखें तो बात है। लेकिन ये कि फिर भी मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर के ऊपर ये एक अच्छा साइन नहीं है। सड़कों के ऊपर एहतजाज उस सूरत में करें कि जब आप किसी अवाम के लिए करो, पकड़ के सिर्फ लटक जाना हुकूमत सियासत नहीं है। आप समझे कि मैं अकले कुल हूँ, सियासत सिर्फ मैं ही सियासतदान हूँ, दूसरे सब बेवकूफ जिन्होंने 40-40 साल सियासत में लगाए उनके लिए आपकी हैसियत कुछ नहीं। फिर दूसरी बात यह कि आप अपने आप को अकले कुल समझ के सियासत ना करें। सियासत कुछ ले देने का, कुछ दे देने का नाम है। एक टेबल पे बैठ के एक दूसरे के साथ फैसले कर लेने मुज़ाकरात करके उस मामले को हल करने का नाम सियासत। पॉलिटिक्स, बिजनेस और इसके अंदर कभी इमरान खान साहब तो टेबल पे आना ही नहीं चाहते। इमरान खान साहब मैंने आपको कहा ना, ये एक उनका एक शुरू से उनका एक अकड़ने का स्टाइल है, उनको एक अपने अंदर उनके अंदर एक अना है, उसका किसी के पास कोई हल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको चाहिए कि वो जमहूरियत को समझे, वो समझे कि सियासत होती क्या है। अगर कल को कोई ऐसा जो अवामी काम होगा
क्या उसके लिए भी इस तरह करा जाएगा? अब उन्होंने यू टर्न की सियासत ली, यू टर्न उन्होंने लिया, उन्होंने सिर्फ अपने पॉलिटिक्स के लिए लिया, लेकिन अवाम के लिए यू टर्न कहीं नहीं था। उनको चाहिए था कि अवाम के लिए भी कुछ यू टर्न लेते, कोई यू टर्न लेते ताकि मजीद उनके फेवर में नहीं है वो भी उनके फेवर में आ जाते। अच्छा, अब क्योंकि हम अरशद शरीफ जो हमारे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, उनकी शहादत हुई, उनके हवाले से भी हमने शुरू में गुफ्तगू की। अब वज़ीर आज़म साहब ने उनके लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कमेटी जो है किसी हतमी फैसले तक पहुंचेगी? कोई फैसला आएगा या कुछ ऐसी बात आएगी कि जी ये मामलात थे, इसकी वजह से ये हुआ? आसिफ साहब, एक बात बताऊं, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखता हूं, अगर हमारे यहाँ जितने भी मशहूर लोगों के मर्डर हुए उनका किसी का खातिर खा रिजल्ट नहीं निकला। देखिए, इसके अंदर लोग अभी ये पूछ रहे थे मुझसे कि कई लोगों ने कहा कि इसका बेसिकली इनके कत्ल का, मर्डर का मकसद क्या है। मैंने कहा आप कभी थर्ड पार्टी भी तो जाके देखें। दुनिया के अंदर कारोबार के अंदर मुख्तलिफ बैरियर लगाए थर्ड पार्टीज ने, जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट देनी थी, उन्होंने इनकी प्रोडक्ट, जो कामयाब प्रोडक्ट जिसमें पाकिस्तान का चावल, उसको लोगों ने क्या किया, बैन करने के लिए उसके अंदर मुख्तलिफ मसले पैदा किए, उनको गलत किया, खराब करके उनको बेचा, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट महंगे दामों में दी। तो ये दुनिया के अंदर होता है। अब हम लोग सिर्फ इंटरनल सियासत के ऊपर सोचते रहते हैं। हम कहते हैं हो सकता है जी फलां ने मार दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने मार दिया, थर्ड पार्टी भी तो होती है। हम क्यों नहीं सोचते कि इस वक्त और मुल्की मफाद, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी तो हो रही है इस वक्त हमारे चारों तरफ, जिनके अपने मफादात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते ही नहीं है। आप अंदाजा कीजिए, कराची के अंदर अमन नहीं होता, पेशावर में नहीं होने देते, बलूचिस्तान में नहीं होने देते। ये किनका फायदा है? क्या पाकिस्तान के किसी सियासतदान का फायदा है? आपका, मेरा फायदा है? नहीं, ये इंटरनेशनल लोगों का बहुत सारे एजेंडे हैं जिन्होंने हमारे पाकिस्तान को हमेशा कमजोर करने की सियासत की। कभी आटा महंगा किया, कभी चीनी महंगी की, कभी बिजली महंगी की, कभी किसी ना किसी सूरत से हमेशा अपना ज़ाती फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है। आज तक तो हमने यही देखा है, लेकिन अब देखना यह है कि लॉन्ग मार्च क्या तब्दीली लेकर आता है, जो इमरान खान साहब हकीकी तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, और ये कौन सी हकीकी तब्दीली अब आती है, आगे वाले दिन ये बताएंगे। जैसे जैसे इनका लॉन्ग मार्च आगे जाएगा और वो बताएगा कि क्या तब्दीलियां लेके आता है ये लॉन्ग मार्च। और आज तक तारीख में तो देखा है कि लॉन्ग मार्च अमूमन नाकामी रहे और बैठ के कोई मामलात को हल कर लिया जाता है, उसके बाद वो ख़त्म कर दिया जाता है और आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है हमेशा। और दूसरा मामला है हमारे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का, जो शहीद हो गए, आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनके कालम हमेशा हमेशा याद रहेंगे। अब देखते हैं कि ये मामला हल होता है या कि नहीं होता है, या अंधेरे में चला जाता है। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, फिर गुफ्तगू होगी किसी और नए मौजू के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।